हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं ट्यूशन है नर्सिंग ज्ञान में। जैसा कि जानते हैं कि आप लोग का तीसरा पेपर होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट नंबर 3 का लास्ट प्रश्न है और यहाँ पे यूनिट नंबर 2 का लास्ट प्रश्न है। चूँकि यूनिट नंबर 2 बड़ा है, उसी प्रकार से यूनिट नंबर 3 आज हम शुरू करेंगे एक प्रश्न के साथ में। यानी टोटल आज 2 प्रश्न हैं, एक लास्ट प्रश्न है यूनिट 2 से और यूनिट 3 से एक प्रश्न लेकर यूनिट 3 को शुरू कर रहे हैं। यूनिट 3 का नाम है बेसिक नीड ऑफ ए पेशेंट, मतलब रोगियों के आधारभूत आवश्यकता, बेसिक नीड्स क्या होते हैं, चैप्टर के नाम है। ठीक है, बात किया जाए तो यह जो है वीडियो नंबर 15 होने वाला है फंडामेंटल का। चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है यहाँ पे जो है वह यूनिट नंबर 2 का लास्ट है और यह प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछ सकते हैं। और यह प्रश्न के साथ साथ में आपको बहुत सारे जो है रोगियों का नर्सिंग देखभाल भी आपको जो है पूछ सकता है। तो मेरे डियर, प्रिपेयर ए नर्सिंग केयर प्लान ऑफ ए अनकॉन्शियस पेशेंट। अब मान गए यहाँ पे बेहोशी या अचेत पेशेंट के लिए नर्सिंग प्लान पूछा है या नर्सिंग देखभाल पूछा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको दर्द वाले पेशेंट के लिए, हो सकता है बुखार वाले पेशेंट के लिए, ठीक है, हो सकता है फ्रैक्चर वाले पेशेंट के लिए, ठीक है, जले हुए पेशेंट के लिए, कोई भी पेशेंट के लिए आपको नर्सिंग योजना पूछे, नर्सिंग देखभाल पूछे तो आपको सेम यही प्रोसेस को अपनाना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। बेहोश रोगी का नर्सिंग देखभाल निम्न प्रकार से करनी चाहिए। एक पेशेंट जो अनकॉन्शियस हो, बेहोश हो, तो उसको नर्सिंग देखभाल इस प्रकार से करनी चाहिए। पहला पॉइंट है, अब चूंकि पेशेंट बेहोश है तो बेहोश में श्वसन मार्ग को और श्वसन क्रिया को बनाए रखने के लिए पहला काम करेंगे। तो एज ए नर्स हम श्वसन मार्ग को और श्वसन क्रिया को बनाए रखने के लिए काम करेंगे। क्या क्या काम करेंगे इसके अंदर? तो रोगी को सिम्स पोजीशन प्रदान करेंगे। ठीक है, सिम्स पोजीशन प्रदान करेंगे। ठीक है, रोगी को ग्रसनी स्राव सिक्रेशन इकट्ठा होने से बचाने के लिए समय समय पर चूषण करेंगे। अब जो ग्रसनी होता है, जो फेरिंग्स होता है, उसमें सिक्रेशन का इकट्ठा ना हो, जमाव ना हो, और इसको समय समय पर सक्शन करेंगे ताकि वायु मार्ग क्लियर हो, साफ हो। ठीक है, रोगी को अच्छे संवातन वेंटिलेशन वाले कमरे में रखेंगे जहां पे आवश्यक जो है वायु आता रहेगा। प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर वाइटल साइन की चेक करते रहेंगे। ओके, रोगी को नेजल कैथेटर या मास्क द्वारा 4 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। कोई भी असमानता दिखाई देने पर चिकित्सक को सूचित करेंगे। तो एक अनकॉन्शियस पेशेंट का, बेहोश पेशेंट का सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन व वायु मार्ग के लिए काम करेंगे और उसमें ये सारे चीज़ों जो है मिलाकर हम वायु मार्ग को, श्वसन को सही करते हैं। ठीक है, चूँकि बेहोश पेशेंट में श्वसन का बहुत बड़ा जरूरी होता है। दूसरा है रक्त परिसंचरण को बनाए रखेंगे। अब चूंकि एक बेहोश पेशेंट का अगर ब्लड सर्कुलेशन ही अगर ख़त्म हो जाएगा तो बॉडी ठंडा पड़ने लगेगा और ऑक्सीजन भी ख़त्म होने लगेगा तो बॉडी जो है क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, बॉडी जो है जवाब दे देगा। तो रक्त परिसंचरण को बनाए रखना यानी मेंटेनिंग ब्लड सर्कुलेशन का मेंटेन करना। क्या क्या जो है मेंटेन करेंगे? तो नियमित रूप से जैविक चिन्हों को जाँच करेंगे। ओके, रोगी के शरीर में द्रव आयतन के समान स्तर को बनाए रखेंगे। क्योंकि जब द्रव आयतन समान रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा। रोगी को वायु मार्ग स्पष्ट बनाए रखेंगे ताकि ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिल सके। ठीक है, तो ये जो है आपके रक्त परिसंचरण के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे। जब वाइटल साइन सही रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा। जब शरीर में तरल पदार्थ रहेगा अच्छे से तो ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा और वायु मार्ग अगर स्पष्ट क्लियर रहेगा तो रक्त परिसंचरण भी सही से चल पाएगा। तो यह बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट है पोषण के लिए देखभाल करेंगे। अब एक बेहोश पेशेंट खुद से तो भोजन लेगा नहीं, तो उसको आप पोषण में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो पोषण से रिलेटेड देखभाल है। रोगी को पोषण स्तर का आकलन करें कि वो रोगी में कैसा पोषण है। ठीक है, रोगी के भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल करनी चाहिए। रोगी को इनटेक आउटपुट चार्ट बनाने चाहिए। ठीक है, रोगी को IV ड्रिप द्वारा IV फ्लूइड देनी चाहिए। ठीक है ना, प्रत्येक 2 से 3 घंटे बाद रोगी को 200 से, ठीक है ना, 250 ml फ्लूइड जो है डाइट देते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 से 3 घंटे बाद रोगी को क्या करेंगे कि 200 से लेकर 250 ml मिली फ्लूइड डाइट देते हैं ताकि पोषण जो है शरीर में बना रहे एक बेहोश पेशेंट को भी। ठीक है, तो ये हो गया। डी नंबर है माय डियर
त्वचा की देखभाल। और जो एक बेहोश पेशेंट होते हैं उसको त्वचा का देखभाल ज़रूरी है, क्योंकि वह खुद को तो देखभाल कर नहीं सकता है, तो खुद से देखभाल नहीं कर सकता है। तो हो सकता है बेहोश पेशेंट का देखते होइएगा बेड पर ही जो है बाथरूम कर देता है, यूरिन कर देता है, बहुत गंदगी हो जाएगा तो स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो त्वचा की देखभाल करना, केयर ऑफ स्किन, ये ज़रूरी है। इसके लिए बेहोशी रोगी लंबे समय तक बिस्तर पर रहने के कारण उसे द्राव व्रण होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए स्किन का केयर करेंगे। रोगी को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। रोगी को स्थिति में प्रत्येक 2 घंटे में परिवर्तन करनी चाहिए। रोगी के बिस्तर को सिलवट से मुक्त व सूखा रखें। रोगी को बेड के शोर से बचाएं, मतलब रोगी को बिस्तरीय घाव होने से बचाना चाहिए। एंड रोगी के समय समय पर मसाज दे जिससे रक्त प्रवाह बना रहे। तो रोगी के खासकर बेहोश रोगी के त्वचा का देखभाल करने के लिए आप उसके त्वचा को कैसे फ्रेश और क्लीन बना के रखेंगे जिससे द्राव व्रण से बच सके, साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। प्रत्येक 2 घंटे में स्थिति परिवर्तन करेंगे। रोगी के बिस्तर को सिलवट मुक्त बनाएंगे और सूखा रखेंगे। रोगी को बेड शोर से बचाएंगे, बिस्तरी घाव से, और समय समय पर त्वचा के मालिश करेंगे जिससे रक्त प्रवाह अच्छा होगा। ओके। ई नंबर है माय डियर, उत्सर्जन के देखभाल, एलिमिनेशन केयर। उत्सर्जन के देखभाल का मतलब होता है चूँकि जो पेशेंट होते हैं बेहोशी वाला, अचेत वाला, उनको अपने उत्सर्जन तंत्र पर कंट्रोल नहीं होता है, तो इस कारण से जो है उनको उत्सर्जन का देखभाल करना ज़रूरी है। रोगी को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर द्रव देना चाहिए, ठीक है ना। चाहे आप द्रव जो है IV फ्लूइड के माध्यम से दे या जिस माध्यम से दे, लेकिन 2 से 3 लीटर फ्लूइड जो है देना चाहिए। मानिए एक बेहोश पेशेंट है, 2-3 दिन से कोमा में पड़ा हुआ है, अचेत है, तो उसको देखभाल करना ज़रूरी है। तो उसके त्वचा का देखभाल करेंगे, उसके पोषण का देखभाल करेंगे, उसके श्वसन मार्ग को जो है सही करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब देखभाल होता है। और उत्सर्जन का देखभाल करेंगे तो उत्सर्जन का भी देखभाल यहाँ पे है, ठीक है ना। उत्सर्जन के देखभाल में आपको अगर अच्छे से उत्सर्जन कराना है तो 2 से 3 लीटर द्रव देना चाहिए, ठीक है, ताकि कब्ज ना बने और यूरिन रिटेंशन भी ना हो। मूत्र अनियंत्रित व अवधारण के उपचार के लिए रोगी को कैथेटर लगाए, मतलब मूत्र जो है इनकॉन्सिस्टेंस मतलब अनियंत्रित या रिटेंशन मतलब बिल्कुल रुकने के कगार पर अगर हो तो उसे कैथेटर लगाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तीसरा है रोगी की व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। तो यह उत्सर्जन में होता है कि मान के बेड पर ही बाथरूम अगर अचानक से या यूरिन त्याग दिया पेशेंट तो बेड गंदा हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, तो गंदगी हो जाएगा। तो इसके लिए साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, किसके लिए, पेशेंट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया उत्सर्जन। एंड लास्ट वाला है अन्य जटिलताओं की रोकथाम। अब मानिए एक पेशेंट है जो बेहोश पड़ा हुआ है, तो ऊपर के जितना आप 5 पॉइंट देखे हैं उस 5 पॉइंट में जो पॉइंट आप नहीं लिखे हैं उसको आप इस अन्य देखभाल में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, चलिए बताते हैं। पहला देखिएगा, रोगी को निष्क्रिय व्यायाम पैसिव एक्सरसाइज करवाना चाहिए, ठीक है, पैसिव एक्सरसाइज करवाना चाहिए, ठीक है। रोगी को फिजियोथेरेपी प्रदान की जानी चाहिए, ओके। फूड ड्रॉप व रिस्ट ड्रॉप आदि रोकने के लिए आराम के साधनों का प्रयोग करेंगे। जितने भी रेस्ट के लिए डिवाइसेज है उसका उपयोग करेंगे। तापमान में परिवर्तन के कारणों को पता लगाएंगे। अगर बॉडी में तापमान अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसके रीजन को हम लोग ढूंढेंगे। उच्च तापमान में शीत प्रयोग एवं कम तापमान में गर्म प्रयोग का उपयोग करके तापमान का संतुलन बनाएंगे। अक्सर आप लोग देखते हुए जिसका बॉडी में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो उसे ठंडा प्रयोग करते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं। अगर किसी का शरीर बहुत ज़्यादा तापमान गिर जाता है तो उससे गर्म प्रयोग करते हैं शरीर को गर्माहट देने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रोगी के परिजनों को मानसिक सहारा दे और उनके प्रश्नों को संतोषप्रद उत्तर दे। क्योंकि जो पेशेंट होते हैं वह अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश अचेत होते हैं, उनको कुछ पता रहता नहीं है, तो जो उनके परिजन उनके साथ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बेचैन विचलित हो सकते हैं। तो इसलिए उसको साइकोलॉजिकल सहारा दे और बिल्कुल धैर्यपूर्वक उसके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कोई भी पेशेंट का अगर देखभाल पूछेगा तो जिस प्रकार से यहाँ पॉइंट बना के उसके अंदर 4-4, 5-5, 3-3 पॉइंट जितना हो सके लिखा गया है, इसी प्रकार से सभी बीमारी के लिए अलग अलग तरीक़ों से जो है आप उसके आवश्यकताओं को पहले लिखेंगे कि इसमें क्या क्या देखभाल जरूरी है। उस पॉइंट को 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट जितना हो सके पहले आप नोट कीजिए, बनाइए दिमाग में, और दिमाग में बनाने के बाद जो है उसके अंदर 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें लिखते चलिएगा। जैसे यहाँ पे अन्य जटिलताओं की रोकथाम में 6 पॉइंट दिया गया है तो इसमें अन्य चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जो ऊपर हम नहीं लिख पाए हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ देखिए उत्सर्जन के देखभाल में 3 पॉइंट लिखा है, चाहे तो हम इसमें और पॉइंट जोड़ सकते हैं अपने से। उसी प्रकार से एक बेहोश पेशेंट का
का त्वचा का भी देखभाल जरूरी है, इसलिए त्वचा के देखभाल में देखिए 6 पॉइंट लिखा है, ठीक है ना। एक स्मार्ट तरीका ऐसे ही होता है देखरेख करने का, ठीक है ना, देखभाल करने का। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। कोई भी एक बेहोश या अचेत मरीज है, उसको हमको नर्सिंग देखभाल देना है, तो निम्नलिखित तरीके से नर्सिंग देखभाल प्रदान करेंगे। पहला, श्वसन मार्ग व श्वसन क्रिया को बनाए रखना, मेंटेन करना, ठीक है। बी पॉइंट है ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना, ओके। चलिए सी नंबर है पोषण का देखभाल, मतलब पोषण का देखभाल जरूरी है, मेंटेनिंग न्यूट्रिशन, ओके। डी नंबर है त्वचा का देखभाल, केयर ऑफ स्किन, ये भी आप लोग को पता है। एंड ई नंबर है एलिमिनेशन केयर, उत्सर्जन का देखभाल। तो इस प्रकार से यह जो है आपके क्या हो गए, ये चीज़ को समझिए कि यह जो है आपके 5वां पॉइंट हो गया, समझ गए। चलिए अब मैं पे आपको ले चलता हूँ। देखिए 6ठा पॉइंट है अन्य जटिलताओं की रोकथाम। अब अन्य सारे जटिलता भी इसमें हो सकता है जो हम ऊपर नहीं लिख पाए हैं, तो इसको अन्य देखभाल में लिख देंगे। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, बेहोश मरीज का देखभाल, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला का यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, तो जो इंग्लिश में है इनको इंग्लिश में पढ़ेंगे, बस सब चीज़ सेम है, बस आपको ध्यान में लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर इस टाइप के अगर दूसरा प्रश्न पूछ दे, दूसरा बीमारी का नर्सिंग देखभाल पूछ दे, तो उसमें जो जो चीज़ें ज़रूरी होगा उसको पॉइंट बना लेंगे और उसके ज़रूरी को कैसे कैसे पूरा करना है उसमें लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं अपने तीसरे नंबर के चैप्टर में, जो कि बेसिक नीड्स ऑफ पेशेंट। पेशेंट के लिए जो जो आधारभूत आवश्यकता है, क्या क्या आवश्यकता है जो पेशेंट को चाहिए, वो चैप्टर का नाम है। पहला हमारा पॉइंट क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है कि पोजीशन क्या होते हैं और इसके क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे पोजीशन है, पोजीशन के आज हम नाम भी बताएंगे। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पोजीशन को परिभाषित कीजिए और कौन कौन से पोजीशन है सूची बनाइए, तो आपको बनाना है। सबसे पहले ध्यान रखिए पोजीशन मीन्स स्थिति होता क्या है। मेरे डियर अलग अलग जो है मेडिकल के क्षेत्र में अलग अलग पोजीशन होते हैं, इसमें मरीज को उसके आवश्यकता के अनुसार जो है रखा जाता है, सेट किया जाता है। अब किसी का सर्जरी होना हो तो उसके अलग जो है पोजीशन दिया जाता है, किसी को डायग्नोस्टिक होना हो, निदान करना हो, जांच करना हो, तो उसको अलग जो है पोजीशन देते हैं। तो अलग अलग जो है पोजीशन मरीज के सिचुएशन के हिसाब से हम लोग देते हैं मेडिकल क्षेत्र में, ठीक है। तो ये पोजीशन व्यक्ति के नॉर्मली उसको आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए, ठीक है, देते हैं मरीज को, समझ गए। चलिए देख लीजिए स्थिति पोजीशन का डिफिनीशन, शरीर की स्थिति या आसन, ठीक है, जिसमें मरीज को आराम का अनुभव हो। अब पोजीशन क्या होता है, एक ऐसा पोजीशन जिसमें व्यक्ति को आराम महसूस हो, वही ना पोजीशन व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। तो पोजीशन का इस्तेमाल ही इसीलिए किया जाता है ताकि व्यक्ति को आराम अनुभव हो सके, ठीक है ना। तो शरीर की स्थिति या आसन जिसमें मरीज को आराम का अनुभव हो, वही जो है स्थिति कहलाता है, ठीक है। जैसे हमको चेयर पर बैठना है तो हमें कंफर्टेबल अगर चेयर पर लगेगा तो हम चेयर के पोजीशन में बैठेंगे, ठीक है ना। अगर हमें पैर मोड़ कर नीचे में बैठना पड़ेगा फर्श में, तो हम फर्श पर बैठेंगे, ठीक है ना। हमको कंफर्टेबल फर्स्ट पर है तो हम पोजीशन क्या होगा, हम पैर मोड़ कर बैठेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अलग अलग पोजीशन होते हैं। तो ये पोजीशन जिसमें व्यक्ति यानी मरीज को आराम का अनुभव हो, वही पोजीशन उसके लिए सूटेबल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो मरीज होता है, इनको जो बिस्तर पर प्रदान की जाने वाली जो पोजीशन होते हैं उसका उद्देश्य अलग अलग होते हैं। उद्देश्य जो है अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं। किसी भी मरीज को हम उसके अनुसार पोजीशन क्यों देंगे, तो अभी ऊपर में देखें आराम के लिए, बट ये आराम जो है और क्या क्या व्यक्ति को हो सकता है इस पोजीशन को देने से मरीज के अनुसार। पहला तो आराम प्रदान करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये भी हो जाता है कि पेशेंट को अच्छा पोजीशन देंगे तो अच्छा नींद आएगा, ओके। तीसरा है मरीज को नैदानिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अब जांच के लिए भी कोई ऐसे जांच भी होते हैं, तो उस जांच करने के लिए भी जो है वैसा पोजीशन दिया जाता है जिसमें पेशेंट को जांच किया जाए। तो नैदानिक दृष्टिकोण भी इसका होता है, उद्देश्य भी, ठीक है। मरीज को थेरेप्यूटिक उद्देश्य मतलब उपचार करने की जो है विधि से भी जो है दिया जाता है। जैसे कोई हृदय वाला तो कोई अगर हृदय वाला पेशेंट होता है तो अगर उसके श्वसन कष्ट होते हैं, श्वास लेने में दिक्कत होता है, तो उसको हम लोग फाउलर पोजीशन देते हैं। फाउलर पोजीशन क्या होता है कि पेशेंट को क्या करते हैं कि बैठा देते हैं और हल्का पीछे की तरफ झुकाते हैं, जिससे पेशेंट को पीछे से सहारा मिलता है और पेशेंट आराम कर पाता है और जिसमें श्वसन भी क्लियर हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा पोजीशन के बारे में। बाकी यहाँ पे देखिए उपचार का भी उद्देश्य होता है, ओके। मरीज के होने वाले बिस्तरी घाव से बचाने के लिए भी पोजीशन
पोजीशन दिया जाता है ताकि पोजीशन को बदलने से बिस्तरी घाव से भी जो है लोग बचते हैं। मरीज को ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए भी यह पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है। श्वसन से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए भी पोजीशन महत्वपूर्ण है। मरीजों को चिंता कष्टों को दूर करने के लिए भी पोजीशन का महत्व रोल है। तो अलग अलग कुल 8 मैंने उद्देश्य आपको बताया है, बाकी आपके ऊपर है। और सारे उद्देश्य को लिख सकते हैं कि किसी पेशेंट को जो पोजीशन दिया जाएगा वो पोजीशन व्यक्ति में क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो आराम दिलाएगा, नींद दिलाएगा, नैदानिक उद्देश्य होगा, उपचारात्मक उद्देश्य होगा, बिस्तरी घाव से बचाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बनाएगा, श्वसन से संबंधित समस्या को दूर करेगा, चिंता को दूर करेगा, ठीक है, आराम दिलाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपको होते हैं उद्देश्य पोजीशन के, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, इंग्लिश देख लीजिए। अब आप लोग यहाँ पे एकदम अच्छे से दिया गया है। अब माय डियर यहाँ पे बातें आता है कि आराम के लिए ये सारे के सारे जो पोजीशन होते हैं आराम के लिए ही अपनाए जाते हैं। तो ये कौन कौन से जो है हमारा पोजीशन है इसको हमको संक्षेप में वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि यह कौन कौन से जो है विभिन्न प्रकार के पोजीशन हैं, जो पोजीशन अलग अलग मरीजों में उनके आवश्यकता अनुसार जो है दिया जाता है वो पोजीशन, ठीक है। तो जानिए, पहला है मरीज को विभिन्न नैदानिक, डायग्नोस्टिक और उपचारात्मक प्रक्रियाओं के दौरान आरामदायक व उपयुक्त स्थिति प्रदान करना अति आवश्यक होता है। मरीज को बिस्तर पर आवश्यकता अनुसार निम्न स्थितियां प्रदान की जा सकती है। माय डियर, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मरीज होता है तो चाहे मरीज का कोई चेक करना हो, यानी कोई डायग्नोस्टिक करना हो, टेस्ट करना हो, जांच करना हो, या तो इस उद्देश्य से, या फिर पेशेंट को कोई उपचार देना हो, कोई थेरेपेटिक प्रक्रिया हो, तो इस दोनों प्रक्रिया में जो है आरामदायक जो है वह उपयुक्त स्थिति प्रदान करना अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो आप लोग समझिए कि किसी पेशेंट जो बेड पर पड़ा हुआ है तो उसको अगर बेड पर निदान लेना है, मतलब डायग्नोस्टिक करना है, या फिर उसे कोई उपचार देना है, तो उसको जो है इस दौरान एक आरामदायक स्थिति प्रदान करना बहुत अति आवश्यक होता है, और यह स्थिति उसके बेड पर ही दिया जा सकता है, ठीक है। मरीज को बिस्तर पर आवश्यकता अनुसार निम्न स्थितियां प्रदान की जा सकती है। अब उसके बेड पर ही कौन कौन सी स्थिति प्रदान आप कर सकते हैं देख लीजिए। पहला होता है माय डियर सुपाइन स्थिति। मीन्स सुपाइन स्थिति के मतलब समझ रहे हैं कि घुटना और चेस्ट जो है व्यक्ति के होता है, और जो हिप होता है ऊपर की तरफ होता है। आगे देखिएगा, मैं बताऊँगा, फिलहाल समझिए। सुपाइन स्थिति होता है, प्रोन पोजिशन अधोमुख स्थिति होता है, स्टैंडिंग पोजिशन खड़ी हुई अवस्था होती है, बैठी हुई अवस्था मतलब सिटिंग पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन होते हैं। एक होता है पार्श्व या करवट स्थिति, लेटरल या साइड लाइंग पोजीशन, करवट वाला या पार्श्व स्थिति होता है। उसके बाद है अर्ध पार्श्व शाही स्थिति, सेमी रकम्बेट पोजीशन, ओके। सिम्स स्थिति, सिम्स पोजीशन होते हैं। घुटना वक्ष स्थिति, नी चेस्ट पोजीशन होता है। लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन होता है। टेंडल वर्ग स्थिति, टेंडल वर्ग पोजीशन होता है। हृदय स्थिति, कार्डियक पोजीशन होता है। तो माय डियर, यहाँ पे 12 लिस्ट जो है दिया गया है। अब आप सभी से सुनिए एग्जाम में क्या पूछ सकता है। तो 5 नंबर में कहेगा कि पोजीशन के बारे में, स्थिति के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले आपको स्थिति होता क्या है इसको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर स्थिति का क्या उद्देश्य होता है, जो मैंने ऊपर में बताया 8 पॉइंट, उसको लिखना पड़ेगा। एंड लास्ट में आपको बताना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार के स्थिति जो है मरीजों की आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं जो निम्न है, और इस 12 पोजीशन को आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब होता यह है कि ये 12 पोजीशन में से कुछ ऐसे पोजीशन हैं जो आपके सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आएगा, और ये एग्ज़ाम में भी 5 नंबर में पूछ लेता है। जैसे एक होता है कार्डियक पोजीशन, यह भी महत्वपूर्ण है। एक लिथोटोमी पोजीशन, यह भी महत्वपूर्ण है। और एक होता है आपका, मैं बता देता हूँ, 2 इधर हो गया। उसके बाद यहाँ पे होता है, एक है आपका फाउलर्स पोजीशन, ये भी महत्वपूर्ण है। और एक होता है आपका प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। कुल मिला के 5 पोजीशन आपको इस 12 में से अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा 12 के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा कि कौन पोजीशन किसके लिए उपयुक्त होता है, ओके। एक बार और रिपीट कीजिए। पहला है सुपाइन पोजीशन, देखिए सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, फाउलर पोजीशन, लेटरल या साइड लाइंग पोजीशन, ओके। इंग्लिश में अच्छा है, इंग्लिश में ये ध्यान रखिएगा। सेमी रिकम्बेट पोजीशन, सिम्स पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, टेंडलबर्ग पोजीशन एंड कार्डियक पोजीशन। हृदय की स्थिति, टेंडलबर्ग स्थिति, लिथोटोमी स्थिति, घुटना वक्ष स्थिति, सिम्स स्थिति, अर्धपार्श्व शाही स्थिति, ओके ना।
उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पार्श्व या करवट स्थिति, फाउलर्स स्थिति, बैठी हुई स्थिति, खड़ी हुई स्थिति, अधोमुख स्थिति, सुपाइन स्थिति। तो ये सब के सब 12 स्थिति आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन सी स्थिति है। बाकी ये चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा है। अब आपको पहले इसमें से लगभग 4 से 5 पोजीशन के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर में एक बार फाउलर पोजीशन पूछा है, एक बार प्रोन पोजीशन के बारे में पूछा गया है। तो ऐसे ही अलग अलग पोजीशनों के बारे में पूछ लेता है 5-5 नंबर में। तो जो महत्वपूर्ण 4-5 पोजीशन है इसमें मैं उसको देखूंगा, जो आपको आगे भी काम देंगे सेकेंड थर्ड में। ठीक है, चलिए बाकी यही आप आज का क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिया। बाकी आप लोग को PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। छोटा वीडियो है, पढ़ना। देखिए मैं वीडियो चाहे 40 मिनट का बना दूं, या मैं 30 मिनट के बना दूं, या मैं 10 मिनट का वीडियो बना दूं, ठीक है, लेकिन लोग देखते हैं कितना है, 3 से 4 मिनट। इससे ज़्यादा कोई लोग नहीं देखते हैं। हकीकत मैं आज बता रहा हूँ कि मैं चाहे 30 मिनट का ही वीडियो बना दूँ, या मैं 10 मिनट का बना दूँ, या मैं 20 मिनट के बना दूँ, लेकिन लोग देखते क्या हैं, 3 से 4 मिनट। अब इस 3 से 4 मिनट में उनको क्या मिलता है पता नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि ये 3 से 4 मिनट उन सभी के लिए ही वैसे स्टूडेंट के कारण ही हो पाता है। कुछ स्टूडेंट है जो सीरियस है, जो कंप्लीट देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं, उन्हीं के कारण यह 3 से 4 मिनट दिखाता भी है एवरेज व्यूज, एवरेज ड्यूरेशन, वरना यह जो है 1 से 2 मिनट भी नहीं दिखाता। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग समझ लीजिए। आप लोग को लगता होगा कि मैं 30-30 मिनट बताता हूँ तो सब 30-30 मिनट पढ़ता होगा, ऐसा नहीं है माय डियर। मुश्किल से हमें लगता है 5% स्टूडेंट जो है अध्ययन करते हैं कंप्लीट अच्छे से। तो जो अगर मान गए वीडियो कंप्लीट देखता होगा, समझता होगा, और फिर PDF बाद में आकर डाउनलोड करके फिर से एक बार पढ़ लेता होगा, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि उनको जो है कम से कम 80% प्लस नंबर तो आएगा ही आएगा। साथ में उनका नॉलेज जो है डीपली होगा, तो आगे उनका बहुत काम देगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो लोग नहीं पढ़ते हैं, आते हैं और देख लेते हैं कि हाँ आज कौन सा टॉपिक पढ़ाई हुआ है और निकल जाते हैं, तो उनके लिए फ़िलहाल हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी मर्जी। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आज हम लोग फंडामेंटल का 2-3 प्रश्न देखे हैं, छोटे छोटे, लेकिन आप लोग को समझने के लिए अच्छा था। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।